हाँ तो बच्चे लास्ट क्लास में हम लोग सेल साइकिल और सेल डिवीजन की बात कर रहे थे और इसमें मैं आपको इंटरफेज के बारे में पूरा डिस्क्राइब कर चुका था, है ना। आज बच्चे हम लोग बात करेंगे एम फेज की, है ना। सेल साइकिल का 2 फेज मैं बताया था आपको, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में G1 क्या होता है, S क्या होता है, G2 फेज क्या होता है, कौन कौन सा स्टेप्स G1 में होगा, S में क्या होगा और G2 में क्या होगा, ये सारी बातें मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था। आज एम फेज पे लेके चलता हूँ बच्चे कि एम फेज में क्या कुछ होने वाला है ना। तो इंटरफेज में क्या कुछ हुआ था, G1 में क्या कुछ हुआ था, S में, और क्या कुछ हुआ था G2 में, ये सारी बातें एक्सप्लेन हो चुकी थी, है ना। आज हमें बात करनी थी एम फेज की। तो सबसे पहले एम फेज का दूसरा नाम दे दीजिएगा बच्चे। एम फेज का नाम क्या दीजिएगा, है ना, इसको बोल देते हैं माइटोसिस फेज। एम फेज बोल रहा हूं जिसको, आप इसका दूसरा नाम दे सकते हैं माइटोसिस फेज। माइटोसिस फेज कहने का मतलब क्या बोल लीजिएगा बच्चे, एक्चुअल डिवीजन वाला जो फेज है ना, इसको डिवीजन फेज भी आप बोल सकते हैं, डिवीजन फेज, है ना। एक्चुअली इसी में आके डिवाइड करेगा। यहाँ पे तो प्रिपरेशन था ना, यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल में डिवीजन होगा, इसीलिए नाम दिए माइटोसिस या इसीलिए नाम दिए एम फेज। क्लियर है बातें। अच्छा, अगले पॉइंट पे सुनिएगा। अब इसमें कई सारे सब स्टेजेस होते हैं। मैं इसको पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। सब स्टेजेस की बात बाद में करता हूँ, पहले इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। तो इसमें 2 पार्ट आता है। कौन कौन सा पार्ट आता है, तो बोल लीजिएगा, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को हम लोग क्या बोल देते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। और दूसरा क्या आएगा बच्चे, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, तो इसको बोल देंगे हम लोग साइटोकाइनेसिस। पहला हो गया हमारे पास कैरियोकाइनेसिस और दूसरा हो गया हमारे पास साइटोकाइनेसिस। अच्छा, कैरियोकाइनेसिस को मैं पहले डिस्क्राइब करता हूं कि कैरियोकाइनेसिस कहने का मतलब क्या होता है। कैरियोकाइनेसिस 2 टर्म से मिलकर बना हुआ है बच्चे। पहला है कैरियोन और दूसरा है काइनेसिस। कैरियोन कहने का मतलब क्या बता देंगे बच्चे, कैरियोन कहने का मतलब बोलिएगा न्यूक्लियस। कैरियोन कहने का मतलब क्या बोल लीजिएगा, न्यूक्लियस। ये आपका न्यूक्लियस की बात हुई बच्चे, न्यूक्लियस। और काइनेसिस कहने का मतलब क्या बोल लीजिएगा, काइनेसिस कहने का मतलब बोलिएगा डिवीजन, है ना। काइनेसिस कहने का मतलब बोलिएगा डिवीजन। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के डिवीजन को आप क्या बोल लीजिएगा, कैरियोकाइनेसिस, है ना। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के डिवीजन को हम लोग क्या बोल दिए, कैरियोकाइनेसिस बोल दिए। अब न्यूक्लियस के डिवीजन को फर्दर 4 सब स्टेजेस में बांटा गया। कैरियोकाइनेसिस को फर्दर 4 सब स्टेजेस में बांटा गया है। जैसे कैरियोकाइनेसिस में कौन कौन सा स्टेज आ जाता है, इसमें सबसे पहला जो स्टेज आता है बच्चे, इसका नाम देते हैं प्रोफेज। दूसरा जो स्टेज आता है इसमें बच्चे, इसको नाम देते हैं मेटाफेज। तीसरा जो स्टेज है बच्चे, इसका नाम देते हैं हम लोग एनाफेज। और चौथा जो स्टेज है बच्चे, इसका नाम देते हैं हम लोग टीलोफेज। अच्छा, फिर से वापस सुनिएगा। सेल साइकिल में सबसे पहला फेज कौन सा हुआ, इंटरफेज। इंटरफेज में G1, S और G2 फेज आ गया। और उसके बाद एम फेज, जिसको माइटोसिस फेज बोल देते हैं, ये एक्चुअल डिवीजन वाला फेज है। और इसमें 2 सब स्टेज आया, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर किसका डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चे, न्यूक्लियस के डिवीजन को बोल देते हैं कैरियोकाइनेसिस। और बोल लीजिएगा साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या बोल लीजिएगा, साइटोकाइनेसिस। कैरियोन कहने का मतलब न्यूक्लियस हुआ और काइनेसिस कहने का मतलब डिवीजन। न्यूक्लियस के डिवीजन को हम लोग क्या बोल दिए, कैरियोकाइनेसिस। 4 सब स्टेजेस है इसमें, कौन कौन सा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चे, प्रोफेज के साथ स्टार्ट करते हैं, है ना। आइए देखने की कोशिश करते हैं प्रोफेज में क्या कुछ कहानी होता है। प्रोफेज की बात करते हैं। प्रोफेज, अच्छा, प्रोफेज की बात करते हैं। प्रोफेज को कैसे बोल सकते हैं, है ना।
क्या इसको हम बोल सकते हैं इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस? तो लिख लीजिएगा फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का न्यूक्लियस के डिवीजन के समय जो सबसे पहला फेज आता है वो कौन सा है? तो बोल लीजिएगा प्रोफेज, है ना। अगले पॉइंट पे आता हूं। अब ये कौन कौन से फेज को फॉलो करेगा? तो पहले एस फेज हुआ था, देन G2 फेज एंड देन कौन सा आएगा? प्रोफेज आएगा। तो इट विल फॉलो एस एंड G2 फेज, फॉलोवर्स S phase and G2 phase. G2 phase सीक्वेंस क्या रहा होगा बच्चे? तो बोल लीजिएगा सबसे पहले G1 रहा होगा, उसके बाद कौन सा रहा होगा? S फेज रहा होगा, उसके बाद कौन सा रहा होगा? G2 फेज रहा होगा, उसके बाद कौन सा फेज आ जाएगा? प्रोफेज आ जाएगा। कि ये कौन कौन से फेज को फॉलो करेगा? S फेज और G2 फेज को फॉलो करेगा, है ना। पहले G1 आ रहा था, देन S आ रहा था, देन G2 आ रहा था। इतनी सी बातें आपको बताया था पिछली क्लास में भी, है ना। अच्छा, अब जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ था कौन से फेज में? S फेज में, है ना। वही इनडिस्टिंक्ट था, मतलब क्लियर कट नहीं था, वो इंटरबाइंड था, बोल लीजिएगा इंटरमिंगल्ड था। अब अगर इससे क्रोमोसोम बनाना है तो उलझे हुए चीजों को सुलझाना पड़ेगा, है ना। दैट नीड टू बी अनटैंगल्ड, है ना। तो यहां पे लिखता हूं द डुप्लीकेटेड डीएनए और द रेप्लिकेटेड डीएनए और द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए ऑफ विच फेज? ऑफ एस फेज आर इनडिस्टिंक्ट। तो G1 S फेज से गया G2 फेज में, तो वहां भी कैसा होगा? इनडिस्टिंक्ट। तो लिखिएगा यहां पे द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए या डीएनए विच इज सिंथेसाइज्ड इन द डीएनए विच इज synthesized in S and G2 phase the DNA which is synthesized in S and G2 phase are not distinct, but intertwined. ये बोल लीजिएगा उलझा हुआ रहता है ना। बिफोर फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द क्रोमेटिन मैटेरियल द डुप्लीकेटेड और इंटरबाइंड डीएनए नीड टू बी अनटैंगल्ड, है ना। बिफोर, अच्छा उससे पहले एक बात और बताता हूं कि ये डीएनए कहां पे देखने को मिल रहा था? तो बोल लीजिएगा न्यूक्लियोप्लाज्मिक क्रोमेटिन मैटेरियल के रूप में देखने को मिल रहा था। अब यही क्रोमेटिन मैटेरियल इंटरफेज में क्रोमेटिन मैटेरियल के रूप में ही दिखेगा, लेकिन जैसे ही प्रोफेज की बारी आएगी तो ये क्रोमेटिन मैटेरियल कंडेंस करके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन को शुरू कर लेता है ना। तो द क्रोमेटिन मैटेरियल स्टार्ट टू कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, है ना। लिख लीजिएगा यहां पे द क्रोमेटिन मैटेरियल start to condense to form chromosome. क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस करके क्या बना लेता है? क्रोमोसोम बनाना शुरू कर लेता है। द क्रोमेटिन मटेरियल स्टार्ट टू कंडेंस एंड start to condense to form chromosome. Before chromosomal formation the DNA need to be untangled, कहने का मतलब उलझे हुए डीएनए को क्या करना पड़ेगा? सुलझाना पड़ेगा, है ना। The DNA
बिफोर क्रोमोसोम फॉर्मेशन। क्रोमोसोम के फॉर्मेशन से पहले इस डीएनए को क्या करना पड़ेगा? अनटैंगल्ड करना पड़ेगा। फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस फॉलो एस फेज एंड G2 फेज। G1 के बाद आ जाएगा S, देन G2 आ जाएगा, देन प्रोफेज आ जाएगा। डीएनए जो बना था वो कैसा था? इनडिस्टिंक्ट था, इंटरबाइंड था। अब यही क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस करेगा और कंडेंस करके क्या बना गया? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम बनाने से पहले क्या बोल लीजिएगा? डीएनए को अनटैंगल्ड करना पड़ेगा, उलझा था उसको सुलझाना पड़ेगा। अगले पॉइंट पे आ जाइए। अब क्रोमोसोम बनना तो शुरू होता है अर्ली फेज में और लगभग बन के तैयार हो जाता है कौन से फेज में? तो लेट प्रोफेज में लगभग बन के तैयार हो जाएगा, है ना। लेकिन अभी उसकी बातें नहीं करते हैं। इसके साथ साथ और क्या होगा? इसके साथ साथ बोल लीजिएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसइंटीग्रेट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन start to disintegrate। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसइंटीग्रेट। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो डिसइंटीग्रेट होना शुरू होता ही है। इसके अलावा और क्या बोलेंगे? इसके अलावा बोलेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, Golgi body and nucleolus also start to disappear. Some cell organelles such as endoplasmic reticulum and Golgi body also disappear at the end of प्रोफेज के एंड जाते जाते क्या बोल लीजिएगा? कुछ सेल ऑर्गेनल्स है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सारे डिसअपियर होने शुरू हो जाते हैं। अब इसके साथ साथ बोल लीजिएगा न्यूक्लियोलस ऑल्सो आर नॉट विजिबल एट द एंड ऑफ प्रोफेज। न्यूक्लियोलस nucleus are also not visible at the end of prophase। प्रोफेज के एंड जाते जाते न्यूक्लियोलस भी विजिबल नहीं हो जाता। अभी यहीं पे बातें खत्म नहीं हुई है, अभी और बातें है ना। जो सेंट्रियोल डुप्लीकेट किया था, जो सेंट्रोसोम डुप्लीकेट किया था, वो मूव करना शुरू कर लेगा किधर की ओर? अपोजिट पोल की ओर, है ना। डुप्लीकेटेड सेंट्रोसोम start to move towards opposite pole। अपोजिट पोल। डुप्लीकेटेड सेंट्रोसोम जो है वो मूव करना शुरू कर लेता है किधर की ओर? अपोजिट पोल की ओर मूव करना शुरू कर लेता है। अब इसके साथ साथ और बताएंगे, जब ये एंड होता है ना प्रोफेज का, तो दोनों सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे चला गया है ना। ये दोनों सेंट्रोसोम इस तरह से अपोजिट पोल पे चला गया, ये अपोजिट पोल पे चला गया। पहला सेंट्रोसोम यहां पे आ गया और दूसरा सेंट्रोसोम यहां पे आ गया, और इस तरह से एक माइक्रोट्यूब्यूल्स को ये रेडिएट करता है। यहां पे माइक्रोट्यूब्यूल्स को ये रेडिएट करता है, और इसका नाम क्या देते हैं हम लोग? इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम देते हैं एस्टर्स। क्या नाम देते हैं? एस्टर्स ना। और इसका भी नाम क्या दिए? एस्टर्स नाम दिए।
तो आप क्या बोल लीजिएगा, सेंट्रोसोम एट द अपोजिट पोल रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स विच इज कॉल्ड एज व्हाट, एस्टर्स। तो लिखते हैं यहां पे सेंट्रोसोम एट द अपोजिट पोल, अपोजिट पोल पे पहुंच गए तब ये कहानी हो रहा है ना, सेंट्रोसोम एट द अपोजिट पोल radiate out microtubules which is called as क्या बोल लीजिएगा, एस्टर्स। अच्छा अब देखिएगा, अब मैं इस एस्टर्स की बात करता हूं, ये देखिएगा यहां पे एस्टर्स था, है ना, ये इस तरह से एस्टर्स था, डन। और यहां पे आप बोल लीजिएगा ये इस तरह से एस्टर्स देखने को मिल रहा था। अब यहीं से एक और स्ट्रक्चर इमर्ज आउट होगा, देखिएगा यहां से आप बोल लीजिएगा, यहां से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इमर्ज आउट होता है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर इमर्ज आउट होता है, इस तरह का। ये एक्चुअली में है क्या, स्पिंडल फाइबर, क्या बोल लीजिएगा, स्पिंडल फाइबर। ये वाला जाके क्रोमोसोम से अटैच होगा, ये इसका नाम देते हैं स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स। क्या बताएंगे आप, ध्यान से सुनेंगे, 2 एस्टर्स प्लस स्पिंडल फाइबर, व्हाट अबाउट 2 एस्टर्स और प्लस स्पिंडल फाइबर टुगेदर फॉर्म माइटोटिक एपरेटस। किसका फॉर्मेशन करता है, माइटोटिक एपरेटस। तो बोल लीजिएगा 2 एस्टर्स प्लस स्पिंडल फाइबर फॉर्म माइटोटिक एपरेटस। किसका फॉर्मेशन करता है, माइटोटिक एपरेटस का फॉर्मेशन करता है। 2 एस्टर्स प्लस स्पिंडल फाइबर मिलकर क्या करेगा, माइटोटिक एपरेटस का फॉर्मेशन करेगा। खास बात और सुनेंगे क्या, अच्छा ये एस्टर्स सेंट्रोल या सेंट्रोसोम के द्वारा बनाया जाता है ना। अब सेंट्रोसोम होता किसमें, प्लांट सेल में या एनिमल सेल में, बोलिएगा सर ये तो देखने को मिलता है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में तो नहीं होता है। दैट मीन्स प्लांट सेल में कितने एस्टर्स बनेंगे, 2, तो इसको क्या बोल लीजिएगा, एम्फीएस्ट्रल। तो प्लांट सेल की बात करते हैं, व्हाट अबाउट दिस, ये 2 पार्ट में कैसे बट गए, प्लांट सेल की बात करते हैं। प्लांट में एस्टर्स नहीं होंगे तो आप कौन सा कंडीशन बोल लीजिएगा, एनेस्ट्रल कंडीशन, एनेस्ट्रल कंडीशन। और अगर एनिमल सेल की बात करूं तो आप क्या बोल लीजिएगा, एनिमल सेल एम्फीएस्ट्रल, कंडीशन। बेटा क्या क्या बातें हम लोग देखे अभी तक, ये प्रोफेज का लास्ट हुआ, मैं फिर से प्रोफेज में लेके आता हूं आपको क्या क्या बातें मैं बताया। सबसे पहला, ये पहला फेज है किसका, कैरियोकाइनेसिस का। उसके बाद में बताया फॉलो करता है किसको, एस फेज को, देन G2 फेज को। जो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट हुए थे, नए डीएनए का सिंथेसिस हुआ था, वो डीएनए कैसा था, इनडिस्टिंक्ट और इंटरबाइंड था, कहने का मतलब उलझा हुआ था। तो क्रोमोसोम बनाने से पहले इसको सुलझाना पड़ेगा, अनटैंगल्ड करना पड़ेगा, यही क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाएगा, है ना। और अगले पॉइंट पे आ जाता हूं, इस फेज का खासियत है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट करना शुरू करेगा। अर्ली प्रोफेज में डिसइंटीग्रेट करना शुरू करेगा, और बोल लीजिएगा लास्ट जाते जाते क्या हो जाएगा, टोटली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस भी विजुअल नहीं होता इस फेज के लास्ट जाके, है ना। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। तो
अगले पॉइंट में बताया कि जो दो सेंट्रियोल डुप्लीकेट किए थे एस फेज में, अर्ली प्रोफेज में ये मूव करना शुरू किया अपोजिट पोल पे और एंड जाते जाते अपोजिट पोल पे चला गया। अब अपोजिट पोल पे पहुंचने के बाद इससे कुछ रेडिएट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। इस रेडिएटिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स वाले स्ट्रक्चर का क्या नाम देते हैं? एस्टर्स। अगर प्लांट सेल की बात करें तो इसमें सेंट्रोजोम होता ही नहीं है तो एस्ट्रल बनेगा ही नहीं, तो एनएस्ट्रल कंडीशन। और अगर बात कर लीजिएगा एनिमल सेल की, दो एस्टर्स का फॉर्मेशन होता है, दो सेंट्रोजोम रहते हैं, दो एस्टर का फॉर्मेशन होगा, क्या बोल लीजिएगा? एम्फी एस्ट्रल, है ना, कुछ इस तरह से। और अगर बात कर ले दो एस्टर और स्पिंडल फाइबर दोनों को एक साथ मिला ले तो ये माइटोसिस, रियली में माइटोसिस इसी की वजह से होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? माइटोटिक एपरेटस। क्लियर है? तो ये बात हुई प्रोफेज की, लेकिन डायग्राम अभी भी बचा हुआ है ना। डायग्राम की बात अभी भी हम लोग नहीं कर पाए थे कि डायग्राम यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा। तो डायग्राम की बात करता हूं, अर्ली प्रोफेज के डायग्राम की बात करता हूं। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ये सेल है और इसके अंदर बोल लीजिएगा इस तरह से न्यूक्लियस आपको देखने को मिल रहा था। न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेंगे, ये न्यूक्लियस का डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना, ये न्यूक्लियस यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या? डीएनए का थ्रेड इस तरह से यहाँ पे फैला हुआ है, डीएनए का थ्रेड यहाँ पे बोल लीजिएगा इस तरह से फैला हुआ है, ये डीएनए का थ्रेड आपको देखने को मिल रहा है। ये पूरे न्यूक्लियस में डीएनए का थ्रेड इस तरह से फैला हुआ होगा। क्लियर है? अच्छा, ये तो अर्ली प्रोफेज की बात हुई। लेट प्रोफेज में चलिएगा तो लेट प्रोफेज में क्या कहानी दिखेगा? लेट प्रोफेज में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको कहीं कहीं दिखेगा डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया है, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुआ था, डिसइंटीग्रेट कंप्लीटली हो चुका है। और साथ के साथ अब यहाँ पे क्या बोल लीजिएगा, अब तो क्रोमोसोम भी बन के तैयार हो गया, कंडेंस हो गया ना, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होना शुरू हुआ था, यहाँ पे कंडेंस होके पूरी तरह से तैयार है ना। लेकिन बात यही है ना कि अभी अरेंज नहीं हुआ है, ये पूरी तरह से बिखरा पड़ा होगा जहां तहां। अब प्रोफेज के बाद आ जाएंगे हम लोग अगले फेज में, तो अगला फेज हमारा कौन सा है? तो बोल लीजिएगा मेटाफेज। लेकिन एक खास बात आप सुनिएगा कि प्रोफेज का एंड पोर्शन और मेटाफेज का शुरुआत वाला पोर्शन में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है। आप डिस्टिंक्ट इसको कर ही नहीं सकते हैं कि कौन सा प्रोफेज का लास्ट हुआ, कौन सा मेटाफेज का शुरू हुआ। तो लोग बोलते हैं कि प्रोफेज का लास्ट जो हुआ वही मेटाफेज का शुरू हुआ। अगर प्रोफेज के लास्ट की बात कर ले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो बोलिएगा क्रोमोसोम कहां पे बिखरा पड़े रहेगा? पूरे साइटोप्लाज्म में बिखर जाएगा। एनसीईआरटी का लाइन सुनिएगा क्या कहता है? The complete disintegration of nuclear membrane marks the initiation of which phase? तो मैं तो बोलूंगा भाई इनिशिएशन तो होगा किसका? मेटाफेज का, लेकिन एंड किसका हुआ? बोल लीजिएगा प्रोफेज का। किसका? प्रोफेज का। तो देखिए यहां पे लिखिएगा कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन of nuclear membrane marks the initiation of metaphase। अच्छा एक बात बताइएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से हट गया तो साइट और क्रोमोसोम कहां पे होगा? एज अ रिजल्ट क्रोमोसोम आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। एज अ रिजल्ट क्रोमोसोम are scattered in cytoplasm। कहां पे स्कैटर्ड रहेगा? साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहेगा। इस फेज की एक बड़ी खासियत है ना। क्या खासियत है? सारे के सारे क्रोमोसोम के काइनेटोकोर जो है, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स होता है। अच्छा एक बात और, इस फेज में आते आते क्रोमोसोमल कंडेंसेशन क्या हो चुका? कंप्लीट। तो लिखिएगा
क्रोमोसोमल कंडेंसेशन, क्रोमोसोमल कंडेंसेशन, कंप्लीटेड। तो बोलेंगे सर क्रोमोसोम बन के तैयार हो गया। जी हाँ, क्रोमोसोम बन के तैयार हो गया। क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड्स? एट दिस फेज क्रोमोसोम हैव टू क्रोमेटिड्स, है ना। एट दिस फेज क्रोमोसोम हैव टू क्रोमेटिड्स। तो पूछेंगे नहीं सर ये क्रोमेटिड्स होता कहां पे या कैसे होता है, तो ये दोनों क्रोमेटिड्स एक दूसरे से ज्वाइंट रहते हैं ऐसे। ये वाला देखिएगा, ये वाला जो जंक्शन पॉइंट है ना, इस जंक्शन पॉइंट का नाम क्या दे देंगे? सेंट्रोमियर। क्या नाम दे देंगे? सेंट्रोमियर। तो देखिएगा, तो दीज टू, या सीधा सीधा लिखेगा टू क्रोमेटिड्स, सॉरी, टू क्रोमेटिड्स are joined together by centromere। ये तो बात हो गई दो क्रोमेटिड्स की, है ना। एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स होगा और दोनों क्रोमेटिड्स सेंट्रोमियर पे ज्वाइंट होगा। जैसे मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह से डायग्राम बना सकता हूं। ये पहला क्रोमेटिड्स हो गया और यहाँ पे आप बोल लीजिएगा इस तरह से दूसरा क्रोमेटिड्स हो गया, है ना। ये आपका दूसरा क्रोमेटिड्स हो गया और ये दोनों का जो जंक्शन वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट का नाम क्या दे दीजिएगा? सेंट्रोमियर नाम दे दीजिएगा, है ना, सेंट्रोमियर, है ना। इस तरह से क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड्स हुए? दो क्रोमेटिड्स। और ये दोनों आपस में कैसे क्रोमेटिड्स हैं? तो बोल लीजिएगा सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। देन अच्छा, अब सुनिए, बोले कि एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स है और दोनों जॉइंट है सेंट्रोमियर। अच्छा, यहां पे एक बात पॉइंट सेल टॉपिक में पढ़ाया था आपको कि दोनों साइड में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस डिस्क लाइक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट? काइनेटोकोर। मैं आपको बताया था सेल टॉपिक में, काइनेटोकोर। अच्छा, चोर पढ़ लीजिए, कोर पढ़ लीजिए, आप जो पढ़ना है पढ़ सकते हैं। काइनेटोकोर, काइनेटोचोर, है ना, वैसे बोलते काइनेटोकोर, है ना। आइए अगले पॉइंट पे लेके आता हूं, है ना। इस फेज की बहुत अच्छी खासियत है कि इस अर्ली मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम कुछ इस तरह से अरेंज होंगे, कुछ इस तरह से बिखरे पड़े होंगे। अरेंज नहीं होंगे, बिखरे पड़े होंगे, पूरे साइटोप्लाज्म में इस तरह से बिखरे पड़े होंगे। लेकिन एक खास बात है। क्या खास बात है? कि सारे के सारे क्रोमोसोम ना किससे अटैच होंगे? तो स्पिंडल फाइबर से अटैच होंगे। पहला क्रोमोसोम का पहला क्रोमेटिड्स और क्रोमोसोम का दूसरा क्रोमेटिड्स। यहाँ पे क्रोमोसोम का पहला क्रोमेटिड्स, यहाँ पे क्रोमोसोम का दूसरा क्रोमेटिड्स। ये आपको पहले क्रोमोसोम का पहला क्रोमेटिड्स, ये आपको दूसरा क्रोमेटिड्स। यहाँ पे भी सारे क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड्स हैं? दो दो क्रोमेटिड्स हैं और सारे क्रोमेटिड्स एक दूसरे से ज्वाइंट है। कैसे ज्वाइंट है जो देखिएगा, है ना। ये इस तरह से ऐसे ज्वाइंट है, यहाँ पे इस तरह से ऐसे ज्वाइंट है। सारे क्रोमोसोम के एक एक क्रोमेटिड्स ऊपर वाले पोल से और एक क्रोमेटिड्स नीचे वाले पोल से इस तरह से ज्वाइंट होंगे। ये इस तरह से कुछ ज्वाइंट होंगे, ऐसे ज्वाइंट है ना, ऐसे ज्वाइंट है, ऐसे ज्वाइंट है। समझ में आ रहा है क्या? है ना। तो ये जंक्शन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इस फेज का एक और खासियत है। क्या खासियत है? कि सारे क्रोमोसोम इस फेज के एंड जाते जाते अलाइन होने शुरू हो जाते हैं। सारे क्रोमोसोम इस फेज के एंड जाते जाते क्या हो जाएंगे? अलाइन होने शुरू हो जाएंगे। तो अलाइनमेंट कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका, है ना, कुछ इस तरीके से अलाइनमेंट हो जाएगा। मैं इसी का कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूं।
चलिए मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना। यहाँ पे पहला क्रोमोसोम आके अरेंज हो गया, दूसरा क्रोमोसोम, तीसरा क्रोमोसोम और चौथा क्रोमोसोम, ये इस तरह से आके अरेंज होता है। जो पहला डायग्राम मैं बनाया हूं वो अर्ली मेटाफेज का, और जो दूसरा डायग्राम बना रहा हूं ये लेट मेटाफेज का। किसका? लेट मेटाफेज का। सारे क्रोमोसोम, इस फेज की बहुत अच्छी खासियत है कि सारे क्रोमोसोम आके कहां पे अरेंज हो जाएंगे? इक्वेटर पे। अब इस प्लेट का नाम पता है क्या देते हैं? इस प्लेट का नाम देते हैं मेटाफेजिक प्लेट। क्या नाम देते हैं? मेटाफेजिक प्लेट नाम देते हैं, है ना। All chromosome come to lie at the equator and which is called as what? Equatorial plate। इसको क्या बोल लीजिएगा? Equatorial plate या मेटाफेजिक प्लेट बोल लीजिएगा। इस डायग्राम का नाम क्या दूं? इसको बोल लीजिएगा अर्ली मेटाफेज, अर्ली मेटाफेज, और इसको बोल लीजिएगा लेट मेटाफेज, लेट मेटाफेज, लेट मेटाफेज। डन। दो बातें हुई, अर्ली मेटाफेज और लेट मेटाफेज। सारे क्रोमोसोम, जैसे मैं मान लेता हूं ये क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है तो ये भी फर्स्ट है, ये सेकंड है तो ये भी सेकंड है। दैट मींस क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट के कितने कॉपी हुए? 2 कॉपी। सेकंड के कितने कॉपी हुए? 2 कॉपी। यहां पे मैं मान ले रहा हूं फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये भी सेकंड है। तो आप बोल लीजिएगा ये ऑर्गेनिज्म कैसा? सबके 2-2 कॉपी, तो डिप्लॉयड। ये भी सबके 2-2 कॉपी, तो क्या बोल लीजिएगा? डिप्लॉयड है। तो मेटाफेज में खास बातें आई क्या कि ऑल क्रोमोसोम कम टू लाई एट द इक्वेटर, है ना। लिखिएगा ऑल क्रोमोसोम align at equator which is called as मेटाफेजिक प्लेट। अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दे रहा हूं, सारे क्रोमोसोम में अरेंजमेंट कैसे कैसे होगा, ये क्रोमोसोम के कौन से पार्ट कैसे आके अटैच होंगे। जैसे ये पहला क्रोमोसोम का पहला क्रोमेटिड्स, ये उसी क्रोमोसोम का दूसरा क्रोमेटिड्स, और यहाँ पे दोनों साइड में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? काइनेटोकोर। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेंट्रोसोम देखने को मिलेगा, यहाँ पे नीचे में क्या देखने को मिलेगा? नीचे में सेंट्रोसोम देखने को मिलेगा, दोनों जगह पे सेंट्रोसोम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे बोल लीजिएगा इस तरह से आके अटैच होगा। मैं सारे स्ट्रक्चर को बता रहा हूँ, कौन सा स्ट्रक्चर क्या है। दिस वन इज अबाउट द सेंट्रोसोम बोल लीजिएगा, इसको क्या बोलिएगा? सेंट्रोसोम, है ना। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाइएगा, इसको क्या बोल लीजिएगा? अगेन स्पिंडल फाइबर बोलिएगा, इसको बोल लीजिएगा स्पिंडल फाइबर, है ना। अच्छा, स्पिंडल फाइबर हो गया। अच्छा, ये वाला क्या हो गया? ये बोल लीजिएगा क्रोमोसोम हो गया, क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के जिस स्ट्रक्चर से आके अटैच होता है, दिस इज अबाउट द काइनेटोकोर, इसको क्या बोल लीजिएगा? काइनेटोकोर। ये हो गया आपका काइनेटोकोर, और यहाँ पे क्या हो गया? अगेन वही काइनेटोकोर, स्पिंडल फाइबर और सेंट्रोसोम, है ना। ये आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो आज के क्लास के लिए बच्चे मेटाफेजिक प्लेट तक ही बताता हूँ, मेटाफेज तक ही बताता हूँ। अगले क्लास में एनाफेज बताऊंगा, और एनाफेज में एक्चुअली समझना होता है कि पोलाइडी लेवल कैसे बढ़ता है। अभी तो मैं क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ाया हूं ना, सिर्फ तो डीएनए का अमाउंट बढ़ाया था ना। एस फेज में गया, डीएनए का अमाउंट अगर 2C तो 4C हो जाएगा, लेकिन अगर पोलाइडी लेवल 2N था तो 2N ही रह जाएगा, है ना। जबकि एनाफेज में आके 2N से 4N हो जाता है। ये सारी बातें मैं एक्सप्लेन करूंगा कहां पे? एनाफेज में, और ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्क्राइब करूंगा। इसके बाद ये भी बताऊंगा कि टेट्रापोलॉइड से वापस डिप्लॉयड कैसे होता है। ये आपको समझने वाली बात होती है। क्यों? आपको यही बताया था ना कि माइटोसिस में डिप्लॉयड से डिप्लॉयड और हैप्लॉयड से हैप्लॉयड बनता है। तो वो एक्चुअली में रियलाइजेशन होगा कि आपको कैसे डिप्लॉयड से डिप्लॉयड सेल बनता है, कैसे हैप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल बनता है। ये सारी बातें मैं अगले लेक्चर में करता हूँ। थैंक यू बच्चे।